न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख का लोन, 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे माफ। गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में भेजे जाएंगे 10 लाख फिलिस्तीनी। अब खबरें विस्तार से। बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख का लोन, 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे माफ। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए योजना। उत्तराखंड सरकार के एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देंगे, जिसमें 75% सब्सिडी शामिल है। तो आपके बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 मई को एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार खुद का काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन दे रही है। खास बात यह है कि सरकार आपको लोन 2 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, लेकिन आपको लौटाने सिर्फ 50,000 ही होंगे। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से 75% सब्सिडी दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस योजना के 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। सरकार की योजना के मुताबिक पहले साल में 2000 महिलाओं को एकल महिला स्वयं रोजगार योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य उत्तराखंड की सिंगल महिलाओं को स्वयं रोजगार का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की वो महिलाएं ही पात्र होंगी जो किसी भी वजह से अकेली है, चाहे उन्होंने शादी न की हो और परिवार पर आश्रित न हो। इसके अलावा उत्तराखंड की विधवा महिलाएं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड हमले में पीड़ित सिंगल महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती। ऐसी सिंगल महिलाएं जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं या फिर घर में अविवाहित बेटी है, तो वो भी एकल महिला स्वयं रोजगार योजना का लाभ उठा सकती। उत्तराखंड में इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 25,000 रुपए में बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद लोन के लिए आवेदन किया जाएगा। लोन को 2 मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसमें से 75 या 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएंगी। इस योजना के तहत सारा पैसा एक साथ नहीं आएगा। सरकार की ओर से 3 किस्तों में एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के लिए पैसा जारी किया जाएगा। यह पैसा सीधे महिला लाभार्थी के खाते में आएगा। इस मदद से महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी या दुकान जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए योजना। उत्तराखंड सरकार के एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देंगे, जिसमें 75% सब्सिडी शामिल है। तो आपके बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 मई को एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार खुद का काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन दे रही है। खास बात यह है कि सरकार आपको लोन 2 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, लेकिन आपको लौटाने सिर्फ 50,000 ही होंगे। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से 75% सब्सिडी दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस योजना के 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। सरकार की योजना के मुताबिक पहले साल में 2000 महिलाओं को एकल महिला स्वयं रोजगार योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य उत्तराखंड की सिंगल महिलाओं को स्वयं रोजगार का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की वो महिलाएं ही पात्र होंगी जो किसी भी वजह से अकेली है, चाहे उन्होंने शादी न की हो और परिवार पर आश्रित न हो। इसके अलावा उत्तराखंड की विधवा महिलाएं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड हमले में पीड़ित सिंगल महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती। ऐसी सिंगल महिलाएं जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं या फिर घर में अविवाहित बेटी है, तो वो भी एकल महिला स्वयं रोजगार योजना का लाभ उठा सकती। उत्तराखंड में इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 25,000 रुपए में बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक के
प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद लोन के लिए आवेदन किया जाएगा। लोन को 2 मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसमें से 75 या 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएंगी। इस योजना के तहत सारा पैसा एक साथ नहीं आएगा। सरकार की ओर से 3 किस्तों में एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के लिए पैसा जारी किया जाएगा। यह पैसा सीधे महिला लाभार्थी के खाते में आएगा। इस मदद से महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी या दुकान जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए योजना। उत्तराखंड सरकार के एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देंगे, जिसमें 75% सब्सिडी शामिल है। तो आपके बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 मई को एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार खुद का काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन दे रही है। खास बात यह है कि सरकार आपको लोन 2 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, लेकिन आपको लौटाने सिर्फ 50,000 ही होंगे। एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से 75% सब्सिडी दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस योजना के 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। सरकार की योजना के मुताबिक पहले साल में 2000 महिलाओं को एकल महिला स्वयं रोजगार योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य उत्तराखंड की सिंगल महिलाओं को स्वयं रोजगार का अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की वो महिलाएं ही पात्र होंगी जो किसी भी वजह से अकेली है, चाहे उन्होंने शादी न की हो और परिवार पर आश्रित न हो। इसके अलावा उत्तराखंड की विधवा महिलाएं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड हमले में पीड़ित सिंगल महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती। ऐसी सिंगल महिलाएं जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं या फिर घर में अविवाहित बेटी है, तो वो भी एकल महिला स्वयं रोजगार योजना का लाभ उठा सकती। उत्तराखंड में इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 25,000 रुपए में बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद लोन के लिए आवेदन किया जाएगा। लोन को 2 मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसमें से 75 या 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएंगी। इस योजना के तहत सारा पैसा एक साथ नहीं आएगा। सरकार की ओर से 3 किस्तों में एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के लिए पैसा जारी किया जाएगा। यह पैसा सीधे महिला लाभार्थी के खाते में आएगा। इस मदद से महिलाएं ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी या दुकान जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में भेजे जाएंगे 10 लाख फिलिस्तीनी। गाजा पर सामने आया ट्रंप प्रशासन का नया प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात की गई थी। उससे ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने कड़ा विरोध किया था। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इसी बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले में अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमास को अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है और यह गुट गांजा को प्रशासित करता है। सूत्रों ने कहा है कि फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि में बहुत गहराई से बसे हुए हैं। वे अपनी मातृभूमि के लिए बहुत प्रतिबद्ध है और अपनी जमीन, परिवार और बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनियों के पास यह तय करने का अधिकार है उनको कैसे और कहां रहना है। अमेरिका ने फिलहाल लीबिया की यात्रा न करने की सलाह देता है। इसकी वजह अपराध, आतंकवाद, बिना फटे हुए बारूदी सुरंगें, नागरिक अशांति, अपहरण और सशस्त्र संघर्ष है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना कब और कैसे लागू की जाएगी। इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। गाजा पर सामने आया ट्रंप प्रशासन का नया प्लान।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात की गई थी। उससे ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने कड़ा विरोध किया था। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इसी बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले में अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमास को अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है और यह गुट गांजा को प्रशासित करता है। सूत्रों ने कहा है कि फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि में बहुत गहराई से बसे हुए हैं। वे अपनी मातृभूमि के लिए बहुत प्रतिबद्ध है और अपनी जमीन, परिवार और बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनियों के पास यह तय करने का अधिकार है उनको कैसे और कहां रहना है। अमेरिका ने फिलहाल लीबिया की यात्रा न करने की सलाह देता है। इसकी वजह अपराध, आतंकवाद, बिना फटे हुए बारूदी सुरंगें, नागरिक अशांति, अपहरण और सशस्त्र संघर्ष है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना कब और कैसे लागू की जाएगी। इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। गाजा पर सामने आया ट्रंप प्रशासन का नया प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात की गई थी। उससे ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने कड़ा विरोध किया था। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इसी बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले में अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमास को अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है और यह गुट गांजा को प्रशासित करता है। सूत्रों ने कहा है कि फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि में बहुत गहराई से बसे हुए हैं। वे अपनी मातृभूमि के लिए बहुत प्रतिबद्ध है और अपनी जमीन, परिवार और बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनियों के पास यह तय करने का अधिकार है उनको कैसे और कहां रहना है। अमेरिका ने फिलहाल लीबिया की यात्रा न करने की सलाह देता है। इसकी वजह अपराध, आतंकवाद, बिना फटे हुए बारूदी सुरंगें, नागरिक अशांति, अपहरण और सशस्त्र संघर्ष है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना कब और कैसे लागू की जाएगी। इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई एयरपोर्ट से ISIS स्लीपर सेल्स के 2 भगोड़े आतंकी गिरफ्तार। NIA ने हिरासत में लिया 6 लाख का था इनाम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई एयरपोर्ट पर ISIS के 2 भगोड़े स्लीपर सेल सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पुणे, महाराष्ट्र में 2023 में IED बनाने और प्रशिक्षण करने के एक मामले में वांटेड। अब्दुल्ला फयाज शेख को डायपर वाला के नाम से भी जाना जाता है। वही ताला खान को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर आवर्जन अधिकारियों ने तब पकड़ा जब वह इंडोनेशिया के जकार्ता में अपने ठिकान से वापस आ रहे थे। इसके बाद NIA ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये दोनों आरोपी 2 साल से ज्यादा समय से फरार थे। NIA की स्पेशल कोर्ट मुंबई ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। एजेंसी ने प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। जांच में पता चला है कि इन दोनों और ISIS के पुणे स्लीपर सेल के 8 अन्य सदस्यों ने मिलकर साजिश रची थी। ये सभी 8 सदस्य अभी न्यायिक हिरासत में है। NIA के बयान में कहा गया है कि इन लोगों ने भारत में हिंसा फैलाकर शांति भंग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश रची। दोनों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम था। दोनों गिरफ्तार आरोपियों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पुणे के
कोंडवा इलाके में अब्दुल्ला फयाज शेख ने किराए पर लिए गए एक घर में आईईडी बनाए थे। 2022-23 के दौरान उन्होंने बम बनाने की वर्कशॉप भी की और उस घर में एक नियंत्रित विस्फोट में आईईडी का परीक्षण भी किया। एनआईए भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। एजेंसी ने पहले ही सभी 10 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए, विस्फोट पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सीमाब नरीउद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बरोडवाला शामिल, नाचन आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम शामिल है। एनआईए के अनुसार ये सभी मिलकर भारत में अशांति फैलाने की योजना बना रहे थे। उनका मकसद था कि देश में डर का माहौल पैदा किया जाए। एनआईए अब इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि इस साजिश के बारे में और जानकारी मिल सके। एनआईए का कहना है कि वह देश में आतंकवादी को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मदरसे से लौट रही थी लड़की, रास्ते में कार वालों ने अपहरण, सोशल मीडिया पर बवाल। 4 घंटे बाद सामने आया दादी का प्लान। राजस्थान के राजसमंद क्षेत्र के कांक्रोरी क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। मदरसे से लौटने वाली एक छात्रा ने कहा कि 2 युवकों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। अपहरण करने वाले कार लेकर आए थे। लड़की का मुंह दबाकर उसे कार में पटकने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ राहगीरों की आहट सुनकर अपहरणकर्ता भाग गए। जैसे ही ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार पर सवाल उठाने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके की ओर दौड़ पड़े। कांक्रोली थाना पुलिस ने रात में ही कई प्रतिष्ठान खुलवाए और सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग खंगाली। ये मामला संतोषी नगर के पास स्थित आजाद नगर का है। उसने कहा कि जब वह मदरसे से वापस लौट रही थी तब लगभग 3:30 बजे 2 युवकों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस की एक टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उधर पुलिस की एक टीम किशोरी से बात करती रही। महिला कांस्टेबल ने बालिका को विश्वास में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो बालिका ने ऐसी कोई घटना नहीं होने की बात कही। उसने कहा कि उसने मजाक करते हुए एक झूठ बोला था। बाद में मामला बढ़ा तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार-बार झूठ बोलना पड़ा। किशोरी के अपहरण कांड की सच्चाई जानकर पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। करीब 4 घंटे की परेड के बाद इस घटना की सच्चाई सामने आई। कांक्रोली थाना प्रभारी हंसाराम चौधरी ने कहा कि बालिका के अपहरण के प्रयास का यह मामला झूठा निकला है। दरअसल किशोरी ने अपनी दादी को डराने के लिए मजाक में अपहरण के प्रयास की बात कही। इसके बाद यह बात घर परिवार के सदस्यों में फैलती हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाद में किशोरी भी डर गई। अपने झूठ को छुपाने के लिए वह बार-बार झूठ बोलती रही। मनोवैज्ञानिक तरीके से हुई पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि इस झूठी खबर को सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावधान, 15 साल पुराने गाड़ियों पर गाज गिराने की तैयारी। सबसे पहले रद्द होंगे ये नंबर सीरीज, आपके पास भी तो नहीं। अगर आपके पास 15 साल पुराना ट्रक, बस या कोई अन्य व्यावसायिक डीजल वाहन है और वह राजधानी जयपुर या राजस्थान के अन्य नॉन अटेनमेंट शहरों में चल रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी। दरअसल आरटीओ विभाग ने पुराने कमर्शियल वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च 2010 से पहले पंजीकृत करीब 20,000 डीजल चालित व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। यह कदम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश के तहत उठाया गया है जिसमें प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए नॉन अटेनमेंट सिटी में 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल डीजल वाहनों के संचालन पर सख्त रोक है। राजस्थान के जिन शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी की श्रेणी में रखा गया है उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर जैसे जिले शामिल है। बताया गया है कि इन शहरों में पुराने डीजल वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलने की शिकायतें मिलती रहती है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक जयपुर में ही लगभग 14,000 मालवाहक ट्रक और 6,000 से ज्यादा यात्री बसें ऐसी है जो मार्च 2010 से पहले पंजीकृत हुई थी। इनका पंजीकरण अब रद्द किया जाएगा और आगे इनके संचालन पर जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जिन वाहन नंबरों की सीरीज को लेकर विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है उनमें शामिल है गुड्स वाहन में RJ14GB 2343 से RJ14GB 9999, RJ14GC 001 से RJ14GC 7635।
यात्री वाहन में शामिल है RJ14PA 7010 से RJ14PA 9999, RJ14PB 0001 से RJ14PB 3924। इन नंबरों के अंतर्गत आने वाले सभी वाहनों को 15 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब इनका संचालन अवैध होगा। अगर वाहन 15 साल पुराना है और नॉन अटेनमेंट शहर में चल रहा है तो तुरंत हटा ले या स्क्रैप करा दे। अगर 15 साल नहीं हुए हैं तो NOC लेकर अन्य शहर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर नियम तोड़े तो भारी जुर्माना और वाहन जब्त होने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर यह फैसला न केवल प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम है, बल्कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण में भी योगदान देगा। वाहन मालिकों को सलाह है कि समय रहते दस्तावेज जांच ले और नियमों के अनुसार आगे की रणनीति बनाए, अन्यथा आपकी बस या ट्रक कब सड़क से उठाकर यार्ड में पहुंचा दी जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्वेस्टर तूफान ने मचाई तबाही। ओडिशा में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत, कई घायल। ओडिशा के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 3 नाबालिगों सहित 10 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को ओडिशा के विभिन्न जगहों पर नॉर्वेस्टर तूफान ने दस्तक दी। कोल्हापुर जिले के परिडीगुड़ा गांव में एक झोपड़ी में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला और उसकी पोती समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान परिडीगुड़ा निवासी ब्रूडी मार्डिगा और उनकी पोती कासा मार्डिगा तथा कोरापुट जिले के कुंबारीगुड़ा क्षेत्र की अंबिका कासी के रूप में हुई है। मृतक ब्रूडी मार्डिगा के पति हिंगू की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जो तूफान में घायल हो गए थे। इसी तरह कोरापुट जिले के सेमिलगुंडा ब्लॉक के 32 वर्षीय दासा जानी की शुक्रवार दोपहर को अपने गांव के पास नदी में मछली पकड़ते समय बिजली गिरने से मौत हो। नंबरगढ़पुर जिले के उमरकोट ब्लॉक के बेनोरा गांव में बिजली गिरने से चैत्यराम माझी और उनके भतीजे ललित माझी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ललिता ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चैत्यराम का उमरकोट प्रखंड के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जाजपुर जिले के जीनापुर पुलिस सीमा के अंतर्गत बुदुसाई गांव में बाहर खेल रहे 2 नाबालिगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। गजपति जिले के उदयगिरी थाना क्षेत्र में वज्रपात के कारण दपैती मंडल नामक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गजम जिले में 2 और ढेंकनाल जिले के कामाख्या नगर क्षेत्र में 1 सहित 3 और लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है और नॉर्वेस्टर के कारण वज्रपात हुआ। रात तक पानी और बिजली का तांडव जारी रहा। जानकारी के अनुसार 2022 और 24 के दौरान राज्य में बिजली गिरने से 1075 लोगों की मौत हुई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फंस गए वकील साहब। कोर्ट ने फर्जी केस मामले में सुना दी 10 साल की सजा। लखनऊ का ये मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से फर्जी केस में फैसले का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन विवाद में विरोधी को फंसाने के लिए फर्जी केस दर्ज कराने वाले एक वकील को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में आरोपी वकील लाखन सिंह को 10 साल की कैद और 2,51,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से टिप्पणी की, चतुर शिकार करते समय ऐसी चालें चलता है कि खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा के अनुसार लाखन सिंह का सुनील दुबे से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण लाखन सिंह ने 15 फरवरी 2014 को कोर्ट के माध्यम से सुनील दुबे और उसके साथियों पर हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, तोड़फोड़ और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। मामला विकासनगर थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस घटना का जिक्र FIR में किया गया वह वास्तव में कभी हुई नहीं। पूरी कहानी झूठ पर आधारित थी और केस पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा झूठा पाए जाने पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। कोर्ट ने अपेक्ष आदेश में न केवल लाखन सिंह को दोषी ठहराया, बल्कि यह भी कहा कि आरोपी ने वकील होने के बावजूद कानून का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने यह भी पाया कि लाखन पहले भी फर्जी मामलों में लिप्त रहा है। वह अभी एक रेप के मामले में जेल में बंद है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि इस फर्जी दलित उत्पीड़ित को मुकदमे के बाद कोई सरकारी मुआवजा या सहायता की राशि दी गई हो तो उसे तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लाखन सिंह के कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। लखनऊ कोर्ट के इस फैसले की चर्चा हो रही है। ऐसे मामलों में दोषियों पर कार्रवाई की बात हो रही है ताकि कानून का दुरुपयोग रुक सके।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीसीसीआई ने अपने सुरमा खिलाड़ी को किया नजरअंदाज। इंडिया ए से नाम है गायब, कहीं इंग्लैंड दौरे से भी न कट जाए पता। भारतीय टेस्ट टीम के नियमित खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल को इंग्लैंड के लाइसेंस के खिलाफ 30 मई से कैटरबरी में शुरू होने वाली 2 मैचों की श्रृंखला के लिए शुक्रवार को भारत एटीएम में शामिल किया गया। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल का भारत का टेस्ट कप्तान बनाना तय है। गिल और बी साई सुदर्शन 6 जून से नॉर्थ कैप्टन में इंग्लैंड लाइसेंस के खिलाफ शुरू होने वाली दूसरे 4 दिवसीय मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत ए का दौरा इंग्लैंड में 5 मैचों के टेस्ट श्रृंखला से पहले होगा। एटीएम 13 से 16 जून तक बेकेनहैम में सीनियर टीम के साथ एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेलेंगे। पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स में शुरू होगा। हालांकि इंडिया ए के स्क्वाड में से एक बड़ा नाम गायब है। हम बात कर रहे हैं अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की, जो लंबे समय से भारत की टेस्ट टीम से दूर है। भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने इग्नोर कर दिया है। अय्यर को इंडिया के ए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि अय्यर को 2024 के भारत और इंग्लैंड सीरीज के दौरान ही ड्रॉप पर दिया गया था। उसके बाद से वह अब तक टीम इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं दिया गया। श्रेयस अय्यर ने 2024-25 के डोमेस्टिक सीजन में 5 रणजी ट्रॉफी पारियों में 90.40 की औसत से 452 रन बनाए थे। उन्होंने इस दौरान 2 शतक लगाए थे। वहीं दलीप ट्रॉफी में भी उन्होंने 2 अर्धशतक के चलते 154 रन बनाए थे। वह ईरानी ट्रॉफी का भी हिस्सा थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 पारियों में 65 रन बनाए थे। घरेलू सर्किट में काफी रन जुटाने वाले करुण नायर 8 साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापस आ गए। विदर्भ के बाद हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे भी दौरे पर जाने वाली टीम का हिस्सा है, जिन्होंने इस रणजी ट्रॉफी सत्र में रिकॉर्ड 69 विकेट लिए हैं। कुछ समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर ईशान किशन टीम में दूसरे विकेट कीपर है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। आकाशदीप और बल्लेबाज सरफराज खान को भी इंग्लैंड के शेडो टूर के लिए चुना गया है। अभिमन्यु ईश्वरन टीम की कप्तानी करेंगे। इस ए श्रृंखला में रन बनाने से सीनियर टीम के नियमित खिलाड़ियों का टेस्ट से पहले मनोबल बढ़ेगा, जबकि अन्य स्टार खिलाड़ियों का निकट भविष्य में राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। मुंबई एयरपोर्ट पर अब यह कंपनी संभालेंगी ग्राउंड हैंडलिंग का काम। सिलेबी के सभी कर्मचारी होंगे शिफ्ट। मुंबई हवाई अड्डा ने शुक्रवार को कहा कि उसने इडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज को 3 महीने तक हवाई अड्डे पर जमीनी रखरखाव का काम सौंपा है। जमीनी रखरखाव का अर्थ है कि विमान को हवाई अड्डे पर दी जाने वाली सेवाएं और उससे संबंधित अन्य कार्य। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार को घोषणा की कि इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज अगले 3 महीनों के लिए हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग कार्यों का प्रबंधन करेगी। यह निर्णय अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा तुर्की के कंपनी सिलेबी एनएस के साथ मुंबई और अहमदाबाद हवाई अड्डों के लिए रियायती समझौते को रद्द करने के एक दिन बाद आया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की की कंपनी सिलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो अडानी समूह का हिस्सा है, ने के बयान में कहा कि इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज को तत्काल प्रभाव से अगले 3 महीनों के लिए अंतरिम ग्राउंड हैंडलिंग प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। सुचारू और स्थिर परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस के साथ साथ एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई है। वर्तमान में इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज 9 हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं दे रही है। मिल के बयान के अनुसार नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और एयरलाइनों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, ताकि बदलाव के बावजूद सुव्यवस्थित व निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज पहले से ही 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। मिल ने बताया कि सिलेबी एनएस के तभी मौजूदा कर्मचारियों को उनकी वर्तमान सेवा शर्तों के साथ इंडोथाई एयरपोर्ट सर्विसेज में शिफ्ट किया जाएगा। इससे नौकरियों का नुकसान
नहीं होगा और एयरलाइन भागीदारों को निर्बाध सेवा मिलती रहेगी। साथ ही सिलेबी एनएस की स्वामित्व वाले सभी ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों को इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज द्वारा किराए पर लिया जाएगा ताकि सेवा में निरंतरता बनी रहे। मिल अगले 3 दिनों के लिए भीतर एक दीर्घकालिक ग्राउंड हैंडलिंग भागीदार को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स का प्रक्रिया शुरू करेगा। नया भागीदार अगले 3 महीनों में नियुक्त हो जाएगा। CSMIA देश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और यह कदम इसके संचालन को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया। मुंबई हवाई अड्डा ने शुक्रवार को कहा कि उसने इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज को 3 महीने तक हवाई अड्डे पर जमीनी रखरखाव का काम सौंपा है। जमीनी रखरखाव का अर्थ है कि विमान को हवाई अड्डे पर दी जाने वाली सेवाएं और उससे संबंधित अन्य कार्य। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार को घोषणा की कि इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज अगले 3 महीनों के लिए हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग कार्यों का प्रबंधन करेगी। यह निर्णय अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा तुर्की के कंपनी सिलेबी एनएस के साथ मुंबई और अहमदाबाद हवाई अड्डों के लिए रियायती समझौते को रद्द करने के एक दिन बाद आया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की की कंपनी सिलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो अडानी समूह का हिस्सा है, ने के बयान में कहा कि इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज को तत्काल प्रभाव से अगले 3 महीनों के लिए अंतरिम ग्राउंड हैंडलिंग प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। सुचारू और स्थिर परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस के साथ साथ एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई है। वर्तमान में इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज 9 हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं दे रही है। मिल के बयान के अनुसार नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और एयरलाइनों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई है ताकि बदलाव के बावजूद सुव्यवस्थित व निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज पहले से ही 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। मिल ने बताया कि सिलेबी एनएस के तभी मौजूदा कर्मचारियों को उनकी वर्तमान सेवा शर्तों के साथ इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज में शिफ्ट किया जाएगा। इससे नौकरियों का नुकसान नहीं होगा और एयरलाइन भागीदारों को निर्बाध सेवा मिलती रहेगी। साथ ही सिलेबी एनएस की स्वामित्व वाले सभी ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों को इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज द्वारा किराए पर लिया जाएगा ताकि सेवा में निरंतरता बनी रहे। मिल अगले 3 दिनों के लिए भीतर एक दीर्घकालिक ग्राउंड हैंडलिंग भागीदार को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स का प्रक्रिया शुरू करेगा। नया भागीदार अगले 3 महीनों में नियुक्त हो जाएगा। CSMIA देश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और यह कदम इसके संचालन को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहे MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच